आइए दोस्तों, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th का सेशन 2022-23 के लिए। और आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 24 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 26 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपके 24 में से कम से कम 20 आपके एमसीक्यूज होंगे और बाकी के आपके 3-4 नंबर के आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। हो सकता है कि 24 के 24 ही एमसीक्यू आ जाएं, ठीक है। और 26 नंबर के आपके शॉर्ट और लॉन्ग ये सब हो गया है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है अपनी तरफ से। हम भी अपने चैनल पे सैम्पल पेपर सॉल्व करवाएंगे, आप टेंशन ना लें, जुड़े रहें बस हमारे साथ, है ना। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है। यहाँ 6 में से 4 हैं, फिर आगे बढ़ोगे यहाँ 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपको चॉइस पे चॉइस दी हुई है हर जगह। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम डैश ऑपरेटिंग सिस्टम enables multiple users to work on the same computer at different times और simultaneously। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, या तो अलग अलग समय पे या फिर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, या तो एक साथ या फिर अलग अलग समय पर। आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किसका था? आईसीटी स्किल्स चैप्टर का। आईसीटी स्किल्स नाम के चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और अगर आपने पढ़ा है तो ये आपने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आपको अगर देखो तुक्का कैसे मारते हैं बताऊं, मल्टी यूजर कैसे होगा इसका आंसर, मल्टी और यूजर। अगर देखो, अगर कुछ भी दिमाग में ना आए तब ये वाला तुक्का मारना है आपको, नहीं तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डैश इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। पोस्चर का मतलब होता है आसन, ठीक है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने में मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, और ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज योगा में करते हैं ना, योगा में तो करते हैं आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आंसर क्या होगा? योगा। प्रैक्टिस टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड को अचीव करने के लिए जब इन सब चीज़ों को किया जाता है। आंसर हो जाएगा योगा। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी कर देगा इसको, तो है ना। और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज के बारे में करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है? गलत पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा जो है नॉट करेक्ट है। तो पहला है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडेप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। यानी कि शुरुआती दौर में ही एंटरप्रेन्योर्स हार्ड वर्क की, कड़ी मेहनत की आदत डाल लेते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर बिजनेस। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज की पॉजिटिव के बारे में सोचना, किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना। तो ये बोल रहा है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको अपने बिजनेस के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और वो सोच रहा है कि नहीं भाई, फ्यूचर में जाके ना बर्बाद होना चाहता हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो है गलत है ना। अब क्योंकि ये गलत है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, ठीक है। तो बी इज दी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सी कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर। अब देखो पहले बी आंसर आ गया, तो आप सी और डी को चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। वैसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको, भाई मुझे तो पता है क्या आंसर है, मुझे तो पता है ना। कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर मस्ट नॉट डेविएट फ्रॉम हिज डिसीजन टू अर्ली इन केस ऑफ सक्सेस इज डिलेड। मान लो सक्सेस मिलने में टाइम लग रहा है, तो कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर को जो है अपने रास्ते से डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस उसे थोड़ी समय बाद मिलेगी। इंस्टेंटेनियस सक्सेस मिलने के चांसेस कम होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही होगा और ये भी सही होगा, इसको आप पढ़ लेना अपने आप, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्पोररी फोल्डर वी नीड, एक मिनट, इसको मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा, है ना। इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, मिटा दें, अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देखिए कि टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर वी टाइप डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स आफ्टर प्रेसिंग विंडोज बटन प्लस आर ऑन द कीबोर्ड। क्या होता है ना कि हमारा कंप्यूटर कभी कभी हैंग होने लगता है, स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स हमारी स्टोर हो जाती हैं। उन टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी फोल्डर को ओपन करते हैं और फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। कैसे करते हैं? हम विंडो का बटन जो होता है ना, विंडोज बटन कैसा होता है, ऐसा होता है दिखने में। अब भाई कीबोर्ड को तो उठा के दिखा नहीं सकता तुम्हें, नहीं तो दिखा देता। कुछ इस तरह से आपका विंडोज का बटन होता है, और उसके साथ हम आर वाला बटन दबाते हैं, तो हमारा जो है रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। अब रन के अंदर आप क्या टाइप करोगे जिससे कि टेम्परेरी फोल्डर ओपन हो जाए?
तो या तो आप टाइप कर दो TEMP टेम्प, या फिर आप टाइप कर दो परसेंट टेम्प परसेंट। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये वाला दे रखा है परसेंट टेम्प परसेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको फिर से मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी रहे देखने में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डैश इज द नॉट क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। इनमें से कौन सी सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की क्वालिटी नहीं है? सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल की इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है? डिपेंडेंट, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही आंसर हो गया। ये क्वालिटी नहीं है, ये गलत है, इसलिए सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है ना। हार्ड वर्किंग होते हैं, सही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और कमिटमेंट कर लेते हैं अपने गोल के लिए, तो आंसर हो जाएगा डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं भाई। फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। नॉट पूछा है, ज्यादातर क्वेश्चंस में नॉट 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 आ रहा है, ध्यान रखना एग्जाम में। तो इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे बंदे जो कोई ना कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं और सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चीजें सोच रहे होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, जैसे कि क्या कर रहे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ वेलफेयर ही करते हैं सोसाइटी का। इनोवेशन करते हैं, हाँ इनोवेशन करते हैं, कुछ ना कुछ नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपने देखा हो शार्क टैंक इंडिया, देखना एक दो एपिसोड देख लेना, एक एपिसोड देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहे हैं और जनता की मदद भी कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीजें इनोवेट करके, है ना। शार्क टैंक इंडिया का एक एपिसोड देखना, वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, बताने के लिए, और क्या करते हैं वो देख लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ टीवी वगैरह। तो स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, ठीक है, डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एक तो होता है एनकरेज करना, सोसाइटी का वेलफेयर एनकरेज करना, प्रोत्साहन करना, एक होता है उसका अपोजिट डिस्करेज। ऐसा तो कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं करेगा, यही गलत है। क्योंकि यही गलत है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, डैश की इज यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। रिपीटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए हम किस की का यूज करते हैं? की मतलब कीबोर्ड वाली की नहीं, हमारे कंप्यूटर में कीज होती हैं, मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे कंट्रोल पैनल पे। आप जाओगे, कंट्रोल पैनल पे आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है वेब एप्लीकेशन से सिक्योरिटी के पहले ही टॉपिक का क्वेश्चन है ना। तो जिसने पढ़ रखा है वो डायरेक्ट इसमें STK की आंसर मार देगा, क्योंकि रिपीटेटिव स्ट्रेन को यूज करने के लिए हम STK की का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मुझे कंट्रोल प्लस जैसे कंट्रोल प्लस A हो गया, शिफ्ट प्लस कुछ भी मान लो, शिफ्ट प्लस क्या होता है C, जो भी शॉर्टकट की होगी, ऑल्ट प्लस F4, मुझे शॉर्टकट कीज का यूज करना है। अभी बताया था विंडो प्लस R। तो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे हैंड में और मैं कंट्रोल और A एक साथ नहीं दबा सकता, ऑल्ट प्लस F4 एक साथ प्रेस नहीं कर सकता, विंडो प्लस R एक साथ प्रेस नहीं कर सकता। तो STK कीज का यूज करके क्या होता है, जब आपने STK को एक्टिव कर दिया तब आप पहले कंट्रोल का बटन दबा लो, फिर आराम से A का बटन दबा दो, क्योंकि जब आप कंट्रोल का बटन दबा दोगे वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आप कोई दूसरा बटन नहीं दबा देते हो। ठीक है, ये होता है STK कीज। तो इससे हमारा रिपीटेटिव यानी कि बार बार होने वाला स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है ये भी, इससे अगला भी, इससे अगला भी, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस मैंने पिछले साल की MCQs वाली वीडियोस में कराए हुए हैं। इस बार भी दोबारा से डाल दूंगा इन वीडियोस को, देख लेना। जिन्होंने अभी देखो, कुछ लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो आप एक बार चेक कर लेना मेरे चैनल पे, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक काम करना, किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है आपको तो चैप्टर का नाम डाल देना, MCQ का नहीं, MCQ लिख देना साइड में, और फिर लास्ट में लिख देना प्रतीक कुमार क्लासेस। आपको उसी चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे बाकायदा, और मेरे ही वीडियो मिल जाएंगे। सारे MCQs पहले ही कवर करा चुका हूँ, सारे के सारे MCQs, एक एक MCQ इसका पहले ही करा चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ाया है उसके बाद कराया है। ठीक है, तो वन शॉट वीडियोस देख लेना। मैंने कहा कि बार बार हर एक वीडियो का पार्ट देखो, वन शॉट में ही सारे के सारे चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ मैं, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो डैश मीन्स द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू टू प्रोवाइड हाइड सम डाटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डाटा। तो कुछ डाटा को हाइड कर लेती है क्वेरी, और जो डाटा हमें चाहिए उसी डाटा को डिस्प्ले करती है डाटाबेस के अंदर। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिल्टरिंग। जो क्वेरी होता है ना, डाटा को फिल्टर करके देता है हमें, है ना, और जो डाटा हमें चाहिए केवल वही डाटा हमें प्रोवाइड किया जाता है। फिल्टरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच एप्लीकेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा अबाउट द ABC बैंक कस्टमर्स। एक बैंक है, उसके कस्टमर्स के लिए हमें डाटा को स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे?
सीधी सी बात है कि हम कुछ ना कुछ टेबल वगैरह बनाएंगे और उसमें ही स्टोर करेंगे। अब टेबल में स्टोर करेंगे तो टेबल जिस सॉफ्टवेयर में नहीं होती है उसी सॉफ्टवेयर का जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओपन ऑफिस बेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। एमएस एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ओपन ऑफिस राइटर ये क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर टेबल का कोई मतलब ही नहीं है। टेबल्स हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन तीनों का तो काम ही है टेबल बनाना। समझ गए मेरी बात को? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओपन ऑफिस राइटर। क्यों? क्योंकि ओपन ऑफिस राइटर का हम यूज करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ना कि टेबल बनाने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet named dash which is managed using tabs at the bottom of the spreadsheet. जब भी आप अपना स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर खोलते हो, जैसे कि ओपन ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस में है, इसी को अच्छे से पढ़ना है, इसी को मैंने पढ़ाया है अपने वीडियोस में, ठीक है। इसका प्रूफ भी, सबूत भी अभी दे दूंगा कि कौन सा सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ आता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से, है ना। मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको। तो जब भी नई स्प्रेडशीट खोलते हैं तो यहाँ पे एक शीट होती है जिसका नाम होता है शीट 1। शीट 1 ही तो होता है जो कि पहले से खुली हुई होती है। तो शीट 1 इसका आंसर हो जाएगा। इट इज मैनेज्ड यूजिंग टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। बॉटम पे जो है टैब्स होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से प्लस करके आप ऐड भी कर सकते हो उसमें, है ना। शीट 1 इज द करेक्ट आंसर। इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज नीडेड इज सेलेक्टेड फॉर अ स्केल्ड रिसाइजिंग ऑफ अ इमेज। अगर हमें किसी भी इमेज की स्केल्ड रिसाइजिंग करनी है तो कैसे करेंगे? कीप रेशियो पे क्लिक करके कीप रेशियो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और स्केल्ड रिसाइजिंग हो जाएगी, है ना। अब वर्ड प्रोसेसर का मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन एमएस वर्ड का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन एमएस वर्ड का है। वर्ड प्रोसेसर के अंदर एमएस वर्ड भी आता है, ओपन ऑफिस राइटर भी आता है ना। क्वेश्चंस आपके सारे ओपन ऑफिस राइटर के ही होंगे। मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फाइल लीड्स टू डाटा रिडंडेंसी। इसमें तो कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं, डाटाबेस का क्वेश्चन है। इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज, क्योंकि ये चीजें मैंने पढ़ाई हुई है ना डीप में सारी। विच इज क्रिएटेड while positioning any image. This point could be any page frame where the object is either paragraph or even a character in the word processor. यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स, कोई ग्राफिक है उसके लिए मैंने रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया। यानी कि ग्राफिक क्या होता है? कोई भी इमेज या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज रख लिया, अब इसके लिए मैंने रेफरेंस पॉइंट सेट कर दिया, ये वाला, ये विच वाला जो वर्ड है ना, इसे मैंने रेफरेंस सेट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? एंकर पॉइंट। अब आपको आंसर भी समझ में आने लगा होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसको मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ जो ये विच वाला शब्द है ना, इसको मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा तो ये इमेज भी उसी की तरह यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, उसी के रेस्पेक्ट में चलेगा इमेज, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स होता है ये, इसको हम बोलते हैं एंकरिंग। क्या बोलते हैं? एंकरिंग। डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब बार बार मैं आपको बोलूंगा कि मैंने पढ़ाया तो आप इरिटेट हो जाओगे और कमेंट में फिर गाली देने लगोगे, इसलिए बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। लेकिन जो सच है वो है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट वेयर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन डेटाबेस। जो हमारे फील्ड्स होते हैं, टेक्स्ट या फिर वेयर केयर हो गया, जो भी फील्ड है हमारा, उसके अंदर हमें जो है कितने कैरेक्टर्स हम उसमें लिख सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स हम उसके अंदर टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? आंसर हो गया लेंथ। लेंथ के अंदर हम जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स जो है उसमें लिखने हैं। आपने कभी फॉर्म भरा हो, कोई फॉर्म फिल किया हो, तो उसमें आता है नेम और आप लिख रहे हो ABCD, इसमें इधर जो है लिखा हुआ आता रहता है कि आपके इतने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। जैसे आपको लिमिट होती है कि आपको 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही अपना नेम पूरा करना है, या फिर एड्रेस लिखते हो तो उसका 100 कैरेक्टर्स होता है। ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी, याद ये रखना है कि लेंथ की मदद से हम उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। डैश इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। सुनने में प्रॉब्लम्स जिसके होती है उसके लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? साउंड सेंट्री इज द करेक्ट आंसर। इसकी मदद से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट वर्ड प्रोसेसर। यार क्या सवाल है। हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर एक डिफॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया था, आपको करके दिखाया था ना, वन शॉट के अंदर मैंने करके दिखाया था डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट।
तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, ये तो फॉल्स हो गया, गलत बात है ना। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द सेल ऑफ द स्प्रेडशीट। अब मान लो ये किस टॉपिक का ये है, शेयरिंग अ वर्कबुक है ना, शेयरिंग वर्कबुक डाटा का है, कैल्क वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। क्या होता है कि मान लो मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है, उसको मैंने किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया है, तो क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ बदलाव किए अपनी वर्कशीट के अंदर, तो उस जिस पर्टिकुलर सेल में मैंने चेंजेस किए हैं ना, उसके नीचे मैं कमेंट कर सकता हूँ, उसके नीचे मतलब उसके अंदर मैं कमेंट कर सकता हूँ कि भाई इस सेल में मैंने ये वाली वैल्यू चेंज कर दी है, क्योंकि दिस इज द रीजन फॉर द चेंजमेंट ऑफ द चेंज ऑफ दिस वैल्यू, है ना। तो हम अपनी कमेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में, जब भी हम कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जब भी हम किसी भी सेल के अंदर के डाटा को चेंज करते हैं, तो हम उसके नीचे उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। इन कैल्क आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, कैल्क के अंदर जब भी हम मैक्रो से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो हमेशा वैल्यूज के रूप में ही होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, वैल्यू। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तर्क। किसी भी चीज पे हम बहस कर रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, यार नहीं ये चीज हुई है, हम एग्जाम्पल से बोल के करते हैं कि देखो फलाने टाइम पे फलानी फलानी चीज हुई थी, इसलिए ये वाली बात सही है। हम ऐसे ही तो देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो मैक्रो के अंदर भी ये होता है कि हम कोई भी काम पहले से कर लेते हैं, उसको एज अ एग्जाम्पल सेट करके कैल्क हमारे काम को आसान बना देता है। तो जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना कैल्क में, तो वो वैल्यूज के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द वेबसाइट दैट ऑफर्स ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज फॉर फ्री। ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज कौन सी वेबसाइट फ्री में प्रोवाइड करती है? ठीक है, तो ब्लॉग डेस्क भी है, कुमाना भी है, बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेस जो है, वर्ड प्रेस जो है वो ऑनलाइन है ना। हमने पढ़ा था कि वर्ड प्रेस पे हमने ब्लॉग बनाना सीखा था। ब्लॉग क्या होता है? एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसका हम यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन पर्सनल डायरीज। इस पे हम इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कराते हैं, है ना। तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर में क्या होता है कि हम ऑफलाइन अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है हमारी ब्लॉग पे। कब? जब जैसे ही इंटरनेट अवेलेबल होता है। तो ब्लॉग डेस्क और कुमाना दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें फ्री ऑफलाइन ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन हैज रिटन अ बुक। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा जॉन हैज रिटन अ बुक, इतना ही पढ़ के अगर आपने मेरी वन शॉट वीडियो देखी है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड की, आपके मन में तुरंत एक चीज आई होगी बुक का नाम सुनते ही। क्या चीज आई होगी? मेल मर्ज, सॉरी मेल मर्ज नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, है ना। जैसे ही आपने बुक का नाम पढ़ा होगा, आपने तुरंत ध्यान किया, अरे बुक बनाई थी, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई थी, ठीक है। तो ही वांटेड टू मेक इंडेक्स ऑफ द बुक, बुक का इंडेक्स बनाना है उसे। तो कैसे बनेगा इंडेक्स? यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फील्ड वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट डाटा टाइप इज, जो हमारा टेक्स्ट वाला डाटा टाइप होता है, जो हमारा टेक्स्ट डाटा टाइप होता है, जो टेक्स्ट डाटा टाइप होता है उसकी जो फील्ड है उसकी लेंथ क्या होती है? उसकी लेंथ होती है 50 बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट की अलग होती है, अब न्यूमेरिक की अलग होती है ना। A healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. It does not include. एक healthy lifestyle के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ आती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, लेस स्लीप नहीं आती। भाई कौन बोलता है कि कम सो? नींद पूरी होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए लेकिन कम भी नहीं होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अ वेब, एफटीपी और टेलनेट, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पे वेब के बारे में। वेब का मतलब क्या समझ सकते हो? इंटरनेट से ही मतलब है वेब का। तो क्लिक ऑन दी डैश आइकन अवेलेबल ऑन दी हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। देखिए स्प्रेडशीट के अंदर आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो। हाइपरलिंक क्या होता है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करने से, या तो टेक्स्ट हो सकता है या फिर इमेज, कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर इमेज जिससे हम क्लिक करने से किसी दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाएं। वो जरूरी नहीं है कि कोई लोकेशन कोई फाइल ही हो सकता है हम किसी वेबसाइट पे पहुंच जाएं, हो सकता है हम किसी फोल्डर में पहुंच जाएं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, कुछ आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर रहे हो किसी भी चीज़ का, एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो जैसे, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द पीडीएफ। आप उस पर क्लिक करते हो, उसके अंदर एक लिंक छिपा हुआ है, आप उसके अंदर आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। तो वो हाइपर लिंक है, ठीक है। हाइपर लिंक समझ गए मेरी बात? समझ गए। अब क्या होता है कि वेब पे मतलब इंटरनेट पे जाने के लिए जब आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करते हो स्प्रेडशीट के अंदर, तब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में आप किस ऑप्शन पे क्रिएट करना होता है आपको, ठीक है।
तो आपको हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ पे एक इंटरनेट नाम का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो उस तरह से आप वहाँ पे वेब एफटीपी और टेलनेट का लिंक इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ के मेरी बात को। एक यही क्वेश्चन है जो इस टाइप के अंदर से पूछा गया पूरे सैंपल पेपर में। समझ रहे मेरी बात को। बहुत कमेंट आते हैं भैया स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि बोर्ड एग्जाम में, स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। मैं बोल देता हूँ सीधा सीधा नहीं आते। क्या बोल देता हूँ, नहीं आते। अब यहाँ पे देखो, जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, 6 में से 5 क्वेश्चन करने थे, ये वाला नहीं करेगा, वही कर लेगा। वैसे तो भाई सब कुछ पढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो स्टेप्स पे नहीं ध्यान दें, वो केवल डेफिनेशन पे ध्यान दें। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल्स में पूरी स्टेप्स कराता हूँ आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन नोट्स में मैं स्टेप्स को कट डाउन कर देता हूँ। नोट्स में मैं ये चीज़ जरूर लिखवाऊंगा, छोटी स्टेप्स जरूर लिखवाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली, जैसे ये वाली छोटी स्टेप है, इसको मैं लिखवाता हूँ, कवर कराता हूँ अपने नोट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैं ध्यान रखता हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रेफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल्स, आंसर हो जाएगा सेल रेफरेंस। खत्म। ऑन अ वर्कशीट एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डाटा यू वांट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट। सीधी सी बात है, फॉर्मूला में हम यूज करते हैं इसका सेल रेफरेंस का। क्या होता है, सेल्स या फिर रेंज ऑफ सेल्स के नाम को ही हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि आपकी स्प्रेडशीट है, ए बी सी डी आपके कॉलम हो गए, 1 2 3 आपकी रो हो गई, इसका नाम क्या होगा A1। तो इस कॉलम की जो इस सेल की जो रेफरेंस है, इस सेल का जो नाम है सेल रेफरेंस, वो हो गया A1, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, इसका B1 हो गया, इसका B2 हो गया, इसका B3 हो गया, इस तरह से। अब मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक के सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड। मैंने क्या किया, ये वाले इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हुई, रेंज ऑफ सेल्स। तो इसको मैं बोलूंगा A1 से लेके और B2 तक। रिप्रेजेंटेशन देख लो, A1 फिर दो सांप काट जाता है ना, वो वाली 2 वाली बिंदी, फिर B2। तो इसको भी, ये भी क्या है, ये भी सेल रेफरेंस ही है। ठीक है, सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इतना आपको अगर समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई दी मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। हम किस मोड में स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डिजाइन व्यू में हम स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सीधी सी बात, ये वाली चीज कर सकते हैं सबसे पहले तो, कि कहाँ बताया था मैंने आपको, मेरा जो लेंथ ऑफ द फील्ड है इसको हम चेंज कर सकते हैं, 50 से कुछ भी कर सकते हो, है ना। दूसरी बात, फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, फील्ड्स डिलीट कर सकते हैं, फील्ड्स का नाम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। BSNL की फुल फॉर्म क्या होती है, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत समाचार नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की सिम कार्ड आता है ना, आपको तो पता ही नहीं होगा, क्या पता है तो अच्छी बात है। डैश फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइजेस इनटू सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हम सीरीज ऑफ वर्कशीट से डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसे समराइज कर सिंगल वर्कशीट में कंबाइन कर देते हैं। आंसर डाटा कंसोलिडेशन। डाटा कंसोलिडेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो, आपको उल्लू बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, डाटा कॉम्बिनेशन दे दिया, डाटा मर्जिंग दे दिया। नहीं, डाटा कंसोलिडेशन ही आंसर है इसका भाई। टर्म क्या है, कंसोलिडेट। हालांकि मतलब इसका भी वही है, इसका भी मतलब वही है, लेकिन जो ऑप्शन का नाम है हमारे ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर जो नाम है वो क्या है, डाटा कंसोलिडेशन। समझ के बात को। डैश स्टोर्स डाटा इन सिंगल टेबल में कहाँ पे डाटा स्टोर होता है, फ्लैट फाइल के अंदर। ठीक है, suitable फॉर द लेस अमाउंट ऑफ डाटा। और रिलेशनल में मल्टीपल टेबल्स होती हैं और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए सूटेबल होता है, और उसमें टेबल्स को हम आपस में लिंक करा सकते हैं, आपस में हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं टेबल्स को रिलेशनल के अंदर। वर्ड प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में 3 होती हैं, और आपके ओपन ऑफिस राइटर में 10 होती हैं। अब बोलोगे हम कौन सा करके आए एग्जाम में, मैं कहूंगा कि आप 10 करके आए, क्योंकि हमारे सिलेबस में राइटर है। अगर आप 3 करके आते हो, गलत नहीं होगा। अगर आप 3 करके आते हो, आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप 10 करके आओगे। ठीक है, क्योंकि हमने सिलेबस में ओपन ऑफिस राइटर पढ़ा है। ठीक है, और राइटर ही हमारे सिलेबस में है, तो 10 ही आंसर होगा। अब होता क्या है लेवल ऑफ हेडिंग्स, जब भी हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। अब ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, कौन सा वाला, एक बंदा था जो बुक लिख रहा था, तो इसमें हम हेडिंग्स क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट जो है ओपन ऑफिस राइटर 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग को एवेलेबल करता है, लेकिन हम उसे घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं क्या बोल रहा था, आप 10 करके आओगे। अगर हम बात करें तो आपको 3 बार भी नंबर मिलेंगे। मैं यहाँ पे प्रूफ के लिए लेके आया हूँ। देखिए जो ये सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर्स हैं इसके, तो 3 और 10 दोनों दे रखे हैं इसमें। एनी ऑफ द गिवन ऑप्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एक और चीज बता दूं आपको, सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो यहाँ पे सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, और मेरे जो नोट्स हैं वो भी सीबीएसई स्टडी मटेरियल से ही है। ठीक है, और यहाँ पे बाकायदा पूरा का पूरा सब कुछ दे रखा है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे पूरा सॉल्यूशंस दे रखे हैं आपको। कहाँ चल रहे थे हम, यहाँ पे डैश नेटवर्क्स में ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस। कौन से नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है, एंड ईच टर्मिनल हैज इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। सभी का बराबर कॉम्पिटेंसी वाला सीपीयू होता है। तो आंसर हो जाएगा पी टू पी, यानी कि पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर के अंदर आपका सेम स्टेटस होता है कंप्यूटर्स का। ठीक है, ये वाली बात अगर आपके समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप मेरी वीडियोस देखोगे, मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरे व्यू आएंगे तो ऐसा आ गया। मजाक की बात है, मैं चाहता हूँ कि आपके सब कुछ समझ में आए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर करके चले। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने व्यूज़ के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो आप किसी और की वीडियोस देख लो भाई। देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप स्कूल वाले टीचर्स भी खराब नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल वाले टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई यूट्यूबर्स तो बहुत ही महान ज्ञानी लोग हैं, स्कूल वाले टीचर बेकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल्स के टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन है आपका कि जब कोई बंदा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो उससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस भाई? देखो, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, और कोई वो नए नए आइडियाज भी इनोवेट कर सकता है ना। तो आप सीबीएसई का अगर ऑफिशियल आंसर देखें तो एंश्योर्स ग्रेटर लर्निंग, individuals feel more empowered and responsible, provides flexibility to choose and define working hours and working mechanisms। ठीक है, इससे जो है वो खुद से डिसाइड कर सकता है मैं कितना कितना काम करूंगा, कितने घंटे काम करूंगा और किस तरह से काम करूंगा। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय द इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स बिकम असेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशंस एट लार्ज। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। देखिए, सेटिस्फैक्शन मिलता है बंदे को अपने काम से, और वो जो है असेट बन जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। असेट यानी कि मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद चीज बन जाते हैं वो वर्कर्स जो होते हैं, है ना। स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स। स्ट्रेस के एजेंट्स बताने आपको, वही मेंटल, फिजिकल, यही है ना, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। मतलब स्ट्रेस के एजेंट्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल, जैसे कि पैसे की कमी चल रही है तो हमारे तनाव बढ़ेगा, है ना। सोशल यानी कि सोसाइटी का कुछ ना कुछ दबाव आ रहा है, किसी भी मुद्दे पे जा सकता है ना। व्हाट डू मीन बाय डिस्क फ्रेगमेंटेशन? डिस्क फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बताते हैं अभी आपको। डिस्क फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास जो हमारी हार्ड डिस्क है या फिर कोई भी डिस्क है, उसके अंदर जब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है और उससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। डिस्क फ्रेगमेंटेशन रिमूव्स ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्लोज डाउन द कंप्यूटर। इट शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हिच हेल्प्स द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट द ऑप्टिमम लेवल। अब आपने भी अगर किया हो, हम जंक फाइल्स को डिलीट करते हैं फॉर एग्जांपल। क्यों करते हैं? वो फालतू की फाइल्स होती हैं, किसी काम की होती नहीं है, और उससे हमारा स्पेस भी घेर रहा होता है, तो उसको हम डिलीट करके अपना, मैं फ़ोन का एग्जांपल एक बता रहा हूँ, तो उसमें भी जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। डिस्क का स्पेस भी जो है बच जाता है हमारा, और स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है कंप्यूटर की, है ना। आगे बढ़ते हैं। मिथ्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सैम्पल पेपर में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? जरूर आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा रहा हूँ। मिथ्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप 2 पूछी है, सीबीएसई वालों ने जरूर 4-5 दी होंगी, जरूर। देखो 1 2 3 4 दे रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, पहला है कि एवरी बिजनेस नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। हमको लगता है मिथ्स यानी कि मिसकंसेप्शंस, यानी कि जो गलत चीज़ें हमने सोच रखी हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन वो झूठ है, वो सच नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पहली मिथ है
कि जो हर एक बिजनेस है ना वो यूनिक और स्पेशल होना चाहिए। मतलब हमको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो नया आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पुराना आइडिया है और उसी से शुरू कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुराने आइडिया से भी शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा तो सिंपल दुकान खोल लिया आपने किसी भी चीज़ की, है ना। तो बिजनेस कर सकते हो ना उससे भी, जरूरी तो नहीं कि नई चीज़ की दुकान खोलो, है ना। तो person can take an idea that is already there in the market, है ना। The misconception is we have that a person needs a lot of money. बंदे को बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम पैसों से भी छोटा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है ना। You can start a business with that much money. Once you make more money, you can put that on to your business and make it bigger. आप छोटे से मनी से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको बड़ा कीजिए और बड़ा कीजिए पैसे को। फिर जब पैसा बहुत सारा हो जाए आपसे, फिर उसे इन्वेस्ट कर दीजिए अपने बिजनेस में। अगला है बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। जिस बंदे के पास बड़ा बिजनेस होता है ना, बड़ा बिजनेस, वही एंटरप्रेन्योर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका छोटा बिजनेस होता है वो भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लेकिन दिमाग होना चाहिए, ठीक है। अगला है विद दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड। एंटरप्रेन्योर्स जो है ना जन्म ही लेते हैं, बनते नहीं है। मतलब क्या होता है कि जन्म से ही एंटरप्रेन्योरशिप का टैलेंट आता है कुछ बंदों के अंदर, ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा और पॉजिटिव चीज़ों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड शैल बी अचीव्ड। इट स्टार्ट्स विद थिंकिंग ऑफ एन आइडिया एंड यू वांट टू। मैं बोल रहा हूँ दिमाग दिमाग, फिर सच में इसका मतलब यही है। आपको दिमाग से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आइडिया लाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के 4 रोल बताने। रोल तो बहुत हैं लेकिन 4 बताने। कोऑर्डिनेटिंग रोल, एजेंट रोल, इनोवेटर रोल, रिस्क एजम्पशन रोल, रिस्क लेते हैं, इनोवेट करते हैं नई चीज़ों को, एजेंट रोल, कोऑर्डिनेटिंग, इमिटेटिंग रोल, कैपिटल फॉर्मेशन रोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल, सोसाइटी वेलफेयर रोल, या कुछ भी लिख लो, बहुत सारे रोल हैं। आइए, स्टडी इन 2 पर्पसेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या सवाल है, सब करवा रखा है। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेम्पलेट को यूज करने के क्या फायदे हैं? पहली बात टाइम बचाते हैं। दूसरी बात क्या है कि प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसका हम यूज करके, ये तो यार इन्होंने गलत दे रखा है यार, गलत नहीं दे रखा है, लेकिन भाई इसमें पहले ध्यान से पढ़ना, पहले और दूसरे में कुछ अंदर दिख रहा है आपको? जिन्होंने नहीं पढ़ाया उनको तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा अंदर, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा होगा क्वेश्चन क्या है। लेकिन मैं बताता हूँ, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इससे हमारा टाइम बचता है, और दूसरा बोल रहा है इससे हमारा काम जो है क्विकली हो जाता है। बात तो वही रही, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि कुछ डाटा हमारा पहले से ही लिखा हुआ होता है उसमें हमारे डॉक्यूमेंट में, जिससे हम जो है नए डॉक्यूमेंट्स जो है विदाउट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती क्योंकि पहले से ही बहुत सारी फॉर्मेटिंग उसमें हुई होती है। 2 पर्पसेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स हो गया। मेंशनिंग 2 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। मैक्रोज की मदद से कौन कौन से 2 ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेटिंग्स कैन बी अप्लाइड रिपीटेडली इन अ स्प्रेडशीट। कोई भी चीज़ हम देखो, कोई भी चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है तो हम मैक्रोज का यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो रिपीटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट करने के लिए, और अप्लाइंग एनी मैथमेटिकल फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज। फंक्शंस वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा, फॉर्मूला थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शंस अगर आप लिखते हो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर फंक्शंस का यूज है। हाइपरलिंक्स, ओह मैंने पहले ही आंसर पढ़ दिया उसका, कोई बात नहीं। क्या है, व्हाट डू मीन बाय हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट? हाइपरलिंक का हम यूज करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जंप करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि क्लिक हियर टू जंप, क्लिक हियर टू गो टू द पीडीएफ, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरी लोकेशन में जंप कर जाते हो अपने आप ही, है ना। गिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक जरूर नहीं कि इंटरनेट पे हो, स्प्रेडशीट के अंदर भी होता है। आप जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे सेल के अंदर, तो आप किसी दूसरी फाइल पे पहुंच जाओगे, किसी दूसरी स्प्रेडशीट पे पहुंच जाओगे, किसी दूसरे सेल पर पहुंच जाओगे, किसी दूसरी वर्कशीट पे पहुंच जाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना, वो भी हाइपरलिंक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। तो 2 तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक तो होता है रिलेटिव हाइपरलिंक, एक होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव हाइपरलिंक और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ठीक है, मैं बता दिया। within the spreadsheet or other parts of the current file or different files, it can be stored within the file either relative or absolute hyperlink। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट, अच्छा, न्यूमेरिकल और अल्फान्यूमेरिक डाटा टाइप्स को हमें लिस्ट करना है। न्यूमेरिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? न्यूमेरिक के अंदर आता है आपका इंटीजर, टिनी INT, बिग INT, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं न्यूमेरिक के अंदर। बिग INT, इंटीजर, डेसिमल टिनी INT, स्मॉल INT, रियल,
फ्लोट, डबल, बुलियन। बुलियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुलियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, अभी स्टार लगा के दे रहा हूँ, 3 स्टार लगा के अभी लिख रहा हूँ। बुलियन BOOLEAN डाटा टाइप के अंदर 0,1 वैल्यूज होती हैं, याद रखना। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। आता तक इसके अंदर है इंटीजर डाटा टाइप के अंदर, सॉरी न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गया। अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आपके CHAR कैरेक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है केयर, वेयर केयर, इग्नोर केस और लॉन्ग वेयर केयर, ठीक है। वेयर केयर याद रखो, इसी से 4 और बना दोगे अपने आप, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिल्टर कीज और टॉगल कीज के बारे में बताना है, बहुत ही आसान है। देखिए फिल्टर कीज क्या होती है, जैसे कोई बंदा टाइप कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ गलत बटन दबा देता है, तो उससे क्या होता है ना, वो उस कीवर्ड को फिल्टर कर देता है हमारा कंप्यूटर। यानी कि बार बार जो है मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, गलती से मुझसे कोई दूसरा बटन दब जाता है बार बार कीबोर्ड का, तो उससे टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो कीबोर्ड जो है ना ऐसे की स्ट्रोक्स को इग्नोर कर देता है और मैं जो है ठीक प्रकार लिख पाता हूँ। टॉगल कीज, अच्छा फिल्टर कीज को रिलेट कर सकते हो आप ऑटो करेक्ट से। वैसे ऑटो करेक्ट अलग चीज़ है, फिल्टर कीज अलग चीज़ है, लेकिन आप समझ सकते हो उससे करके। टॉगल कीज के अंदर क्या क्या होता है कि जो लोग देख नहीं सकते ठीक से, तो मान लो जैसे कैप्स लॉक, आपकी कैप्स लॉक है और आपका नम लॉक है, आपका स्क्रॉल लॉक है, तो इन सारे बटन्स का जब हम यूज़ करते हैं तो कैप्स लॉक से हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में स्विच करने के लिए करते हैं, नम लॉक का हम जो न्यूमेरिक पैड है उसे एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए करते हैं, ऐसे स्क्रॉल लॉक का हम स्क्रॉल के लिए करते हैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि इन वाले बटन को हम एक्टिव करेंगे, कोई बंदा जो देख नहीं सकता उसको पता ही नहीं चलेगा ये वाला बटन एक्टिव है कि नहीं है, मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ कैपिटल में, तो उसके लिए टॉगल कीज है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कैप्स लॉक बटन को दबाओगे, कैप्स लॉक, नम लॉक या फिर स्क्रॉल लॉक को, तो आपको एक बीप की साउंड सुनाई देगी। कैसी साउंड सुनाई देगी? बीप, यानी कि टी टी, ठीक है, इस तरह से आपको साउंड सुनाई देगी। जैसे ही आप एक्टिव करते हो कैप्स लॉक को तो आपको जोर से पी की साउंड सुनाई देगी। जैसे आप उसे दोबारा से प्रेस करते हो, बंद करते हो कैप्स लॉक को, तो आपको धीरे से पी की आवाज सुनाई देगी। ये होती है टॉगल कीज, ठीक है। समझ गए बात को? एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। फिल्टर कीज में क्या होता है, इग्नोर कर देता है रिपीटेड की स्ट्रोक्स को, टाइपिंग इजी कर देता है पीपल विद हैंड ट्रेमर्स, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ कांपते हैं, उनकी कर देता है प्रॉब्लम को सॉल्व। टॉगल कीज के अंदर क्या होता है, जिनको विजन इंपेयरमेंट या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज होती हैं, कॉग्निटिव मतलब कॉग्निटिव यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं कॉग्निटिव के अंदर, वो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, मतलब मैंने पढ़ाई रखा है। वेब एप्लीकेशन से सिक्योरिटी का वन शॉट देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को जब आप ऑन करते हो तो साउंड क्यूज जो है कंप्यूटर एमिट करता है। बीप साउंड भी लिख देना, हाई बीप साउंड आती है जब हम ऑन करते हैं और लो बीप साउंड आती है जब हम उसे ऑफ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग कब कब यूजफुल होती है, और ई कॉमर्स वेबसाइट के 2 एग्जाम्पल लिखने। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या लिख सकते हो आप, फ्लिपकार्ट और अमेजोन लिख सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ईबे है। रेड बस लिख दो, रेड बस ठीक रहेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन ठीक है। मीशो लिख दो, मिंत्रा लिख दो यार, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग कब कब यूजफुल हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल होने के 4-5 पॉइंट ही गिने चुने सबको याद होते हैं कि मान लो कोई सामान है हमारे आसपास नहीं मिल रहा है तो उसको हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, कोई सामान हमारे आसपास के मार्केट में महंगा मिल रहा है तो हम उसे ऑनलाइन मंगा लेंगे, कोई सामान है जो मतलब कोई ऐसा सामान है जिसको हमें खरीदने का टाइम ही नहीं है तो उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। और क्या हो सकता है, मार्केट बंद है आज, आसपास का तो ऑनलाइन मंगा लो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, एक्सपेंसिव है आसपास के मार्केट में, 2 ही पूछे 2 हो गया, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पे टू ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और ईबे दे रखा है, ठीक है। आगे बात करें 17th क्वेश्चन, यहाँ से जो है आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन करने में 4-4 नंबर के। अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट नोट्स फॉर हर टर्म एग्जाम, ठीक है, जो भी है वट एवर इज शी डूइंग, हमें छोड़िए। हमको शॉर्ट नोट राइट करना है ऑन दी फॉलोइंग, इन चारों पे शॉर्ट नोट राइट करने हैं, यानी कि 4 हैं, चारों 1-1 नंबर के। एक बार चेक कर लूँ मैं, एक बार चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चारों 1-1 नंबर के, लेकिन जो मुझे लगता है चारों जो है 1-1 नंबर के होंगे क्योंकि 4 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें सिनेरियोस, गोल सीक्स, सॉल्वर और सबटोटल को एक्सप्लेन करना है। सिनेरियोस क्या होते हैं, सिनेरियोस आर द टू और राइट व्हाट इफ क्वेश्चंस। सिनेरियोस, अब यार इनकी डेफिनेशन क्या बताऊँ तुम्हें। सिनेरियोस में क्या होता है कि हमने कोई भी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं, उनसे जो है हम व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट कर सकते हैं सिनेरियोस से, ठीक है। अब मैंने पूरा आपको अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है वन शॉट्स के अंदर, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद होता है फिर।
गोल सीक के अंदर क्या होता है, गोल सीक से हम बैकवर्ड वर्क करते हैं। बैकवर्ड वर्क कैसे करते हैं, मैंने सिंपल इंटरेस्ट, मिनट, हाँ अब सही है। जैसे मैंने बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। गोल सीक के अंदर हम बैकवर्ड वर्क करते हैं। जैसे कि सिनेरियो के अंदर क्या किया हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। गोल सीक तो मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल मैंने दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और सिंपल इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट होकर मेरे पास आ गई, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन गोल सीक के अंदर क्या होता है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट दे दी, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, और टाइम निकालना है मुझे। उल्टा कर रहा हूं ना मैं, सिंपल इंटरेस्ट पहले से दे दी मैंने कि मुझे इतनी इंटरेस्ट चाहिए। अब कुछ लोगों को तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं होगा, कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और ठीक है। तो मैंने मान लो सिंपल इंटरेस्ट पहले से ही दे दी, और रेट और टाइम दे दिया, और कितना प्रिंसिपल हो कि मेरी इतनी सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, तो उल्टा काम कर रहा हूं ना मैं। तो गोल सीक के अंदर ये होता है, व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट वी वांट। सॉल्वर गोल सीक का एलेबोरेटेड फॉर्म होता है। गोल सीक में 1 वेरिएबल होता है, और सॉल्वर में 2 वेरिएबल होते हैं रिजल्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। कैसे होते हैं वो भी आपको समझा ही देता हूं। अब देखिए, गोल सीक के अंदर 1 वेरिएबल है, यानी कि मेरी बात को समझना थोड़ा सा। गोल सीक के अंदर 1 वेरिएबल है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट पूछा है। वेरिएबल क्या है, रेट है। वेरिएबल यानी कि जो वेरी करे, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इन तीनों की वैल्यू तो मैंने फिक्स दे दी, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, तो ये वेरिएबल हो गया। 1 वेरिएबल होता है गोल सीक में। सॉल्वर में कितने हो गए, 2 वेरिएबल हो गए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दे दिया और टाइम दे दिया, और प्रिंसिपल और रेट पूछा है। अब 2 वेरिएबल कैसे निकालोगे, यहाँ पे हम मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करते हैं रिजल्ट को। मान लो हमें मिनिमम चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो मिनिमम चाहिए, तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेशंस कर लेते हैं सॉल्वर में, या फिर मैक्सिमम चाहिए। और 12th में आप मैथ्स में पढ़ोगे क्या, 12th में मैथ्स में पढ़ोगे आप डिफरेंशिएशन, उसमें एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव पढ़ोगे, उसमें रिजल्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम नाम का कंसेप्ट होता है, तब पढ़ोगे ना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, और उसी तरह से हमें रिजल्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। तो इतना डीप में हमें नहीं जाना है। प्रॉब्लम यह है कि हमें स्टेप्स वगैरह पे नहीं जाना है, हमें डेफिनेशन में टिका रहना है। सब टोटल में क्या होता है, सब टोटल जो है मैथमेटिकल कैटेगरी के अंदर होता है। यहाँ पे हम डाटा को एरे में यानी कि टेबल्स के रूप में अरेंज कर देते हैं, अच्छी तरह से प्रॉपरली डाटा को अरेंज कर देते हैं, और फिर उस पर हम मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, ज़्यादातर सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फंक्शन विजार्ड, फंक्शन दैट जो भी है, यहाँ पे हम डाटा को ऐड करते हैं, और प्रैक्टिकल करके दिखाया था मैंने एक बार, प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तन्मय है क्लास का स्टूडेंट, छोड़िए जो भी है, आपको जो है मेल मर्ज के कुछ ऑप्शंस हैं, उनको जो टर्म, वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, छोड़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। वो कंफ्यूज हो गया है कुछ टर्म्स में, तो इन टर्म्स का मतलब समझा दीजिए आप तन्मय को। मर्ज फील्ड क्या होता है, मर्ज फील्ड क्या होता है भाई, जो फील्ड आप a merge field is where you want to insert the information from the data source into the main document but fields appear with the arrow here। यानी कि मर्ज फील्ड वो जगह होती है जहां पे आप अपना फील्ड इंसर्ट करने वाले हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने मेल मर्ज में कोई भी लेटर लिखा, मैंने लिखा हाई, फिर यहाँ पे एक मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, नेम इंसर्ट करने वाला हूँ, नेम का फील्ड इंसर्ट करने वाला हूँ, फिर मैंने यहाँ से लेटर लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो मैं फील्ड उठा के पटक दूंगा ना, इसको मैं बोलूंगा मर्ज फील्ड, क्या बोलूंगा, मर्ज फील्ड। डाटा सोर्स क्या होता है, डाटा सोर्स वो फाइल होती है जिसके अंदर हमारे एड्रेसेस वगैरह सेव्ड होते हैं, और मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, हमारा लेटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इट्स बी फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर, ठीक है। सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी सब कुछ। और मेल मर्ज में तो हमने बकायदा आपको मेल को और डाटा सोर्स को मर्ज भी करके दिखाया था। 2 टाइप्स ऑफ डाटा इन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। 2 टाइप्स ऑफ डाटा बताना है जिनमें हम मेल मर्ज को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वही लेटर वाला, हमें कोई लेटर भेजना है तो उस पर हम भेज सकते हैं। एक है लेबल्स, लेबल्स यानी कि जो हमें एनवेलप वगैरह भी बनाने हैं तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अरे मैं फिर से आंसर्स पे आ गया। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा लगता है मुझे,
ठीक है, इसको आप देखिए ध्यान से। एक आपके पास टेबल दी हुई है सेल्स नाम की, एक आपके पास सेल्स नाम की टेबल दी हुई है। एक सेकंड हो गया, मैं वीडियो पॉज करके कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो पॉज करके आंसर देखोगे? अरे आंसर नहीं, थोड़ा काम है, चलो छोड़ो, पानी पीना था। ठीक है, तो हाँ, एक टेबल दे रखी है यहाँ पे जो है, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर इन द टेबल, कितने फील्ड है कितने रिकॉर्ड है। तो 1 2 3 3 और 4 आपके फील्ड है, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्काउंट। ठीक है, 4 फील्ड हो गए आपके। अरे यार क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट, 4 फील्ड हो गए। रिकॉर्ड मतलब कितने बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितनी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 ही फील्ड हुए और 4 ही रिकॉर्ड हुए। आंसर हो जाएगा 4 4। कहाँ है? हाँ, 4 फील्ड्स एंड 4 रिकॉर्ड्स। अब आपको यहाँ पे सिक्वल कमांड्स लिखनी है, डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स वेयर डिस्काउंट इज मोर देन 1000। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट सेल आईडी कॉमा प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000, डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000 करके हम करेंगे, ग्रेटर देन 1000 ऐसे करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, फिर लास्ट में जो है ये वाला सेमीकोलन लगा देंगे। देख लो एक बार, सेलेक्ट सेल आईडी कॉमा प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट इज ग्रेटर। सेल्स क्या है? टेबल का नाम है, ये दोनों फील्ड के नेम है जो हमें सेलेक्ट करनी है, और ये जो है कंडीशन लगा रखी है हमने वेयर करके। वेयर के बाद हम जो है यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, आगे डिस्प्ले डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाई प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम से हमें डिटेल्स को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट नेम से हमें डिटेल्स को अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करना है। तो सेट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाई प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे हम चाहें तो ASC भी लिख सकते हैं, जिससे कि असेंडिंग हमारा हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल डिटेल्स, स्टार का मतलब होता है ऑल डिटेल्स। ठीक है, फ्रॉम सेल्स, सेल्स क्या? टेबल का नाम, ऑर्डर बाई प्रोडक्ट नेम, या फिर ऑर्डर बाई प्रोडक्ट नेम के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। प्रोडक्ट नेम फिर ASC, ASC मतलब असेंडिंग, फिर सेमीकोलन ऐसे। ठीक है, और डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स, वैसे यहाँ पे असेंडिंग दिया नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा सेल्स प्राइस फ्रॉम सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। तो डिस्काउंट को डिडक्ट करना है फ्रॉम द प्राइस को, तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सिंपल सी बात, आ गया था ना समझ में? क्योंकि हमें दे रखा है कि आपकी जो सेल्स प्राइस है वो होती है प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो प्राइस माइनस डिस्काउंट आपकी सेल्स प्राइस होती है, तो उसको आपको कैलकुलेट करना था। डायरेक्ट उसमें लिख देंगे, अपने आप कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। इसको मैं प्रैक्टिकल करके डाटाबेस वाले चैप्टर में आपको दिखाऊंगा भी। वैसे आप चाहें तो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन नई वीडियोस, अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो डाटाबेस वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी पहले। आपके फ्रेंड की केमिस्ट्री की शॉप है, वो रिकॉर्ड रखता है मेडिसिन का, ये सब। व्हाट इज डाटाबेस? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। डाटाबेस क्या होता है? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। शॉर्ट में आपको डाटाबेस को एक्सप्लेन करना है। तो डाटाबेस में क्या होता है? हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए डाटाबेस एक कंटेनर होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमें पूछा है। डाटाबेस बता दिया मैंने, कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशंस जो है डाटाबेस को डेवलप कर सकते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। डाटाबेस के एग्जांपल्स पूछे हैं अगले क्वेश्चन में। टू डाटाबेस प्रोग्राम्स व्हिच आर यूज्ड टू क्रिएट टेबल एंड स्टोर डाटा। तो आपका MS एक्सेस हो गया, MySQL हो गया, ओपन ऑफिस बेस हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विच फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की? प्राइमरी की के लिए आप क्या क्या सेट कर सकते हो? ID कर सकते हो, ID कर सकते हो, और आपका सीरियल नंबर कर सकते हो, और कुछ भी रख लो यार, है ना। तो ID यहाँ पे आंसर दे रखा है इसने। Is it possible to make more than one field as primary key in our table? No होना चाहिए इसका आंसर। ओके, हाँ भाई देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से मैं तो नो ही करता, अगर इसमें होता मेरा 1 नंबर कट जाता। मैं अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता इसे बिना पढ़े, मेरा 1 नंबर कट जाता, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही होती है, हम दूसरी नहीं सेट कर सकते। लेकिन अगर हम दूसरी प्राइमरी की सेट करते हैं तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो भाई बोर्ड वालों ने आंसर दिया तो हमें यही याद करना पड़ेगा कि इज इट पॉसिबल टू मेक मोर देन वन प्राइमरी की?
तो हम यस लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे। इफ मोर देन वन प्राइमरी की इज क्रिएटेड देन इट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? ये जो यूनिक वैल्यू होती है जिसकी मदद से हम किसी भी फील्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन। विकी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एजेंसी होती है, कोई भी कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आइदर वायर्ड और वायरलेस, है ना। क्या है ये क्या है? क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या दे रखा है? क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आंसर दे रखा है नेटवर्क क्या होता है, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क दे रखा है आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ सुनिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, आपसे पैसे लेता है और आपको वायर्ड या फिर वायरलेसली इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वायर्ड में आपको कैसे प्रोवाइड करता है? केबल टीवी और मॉडेम की मदद से, है ना। और मैंने क्या बताया था आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी के आपके 6 तरीके होते हैं। वो तो चीज़ अलग अलग आ गई, क्या 3G हो गया और वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, अब तो 5G भी आ गया इंडिया में, है ना। और आपका डायल अप DSL केबल इंटरनेट एक्सेस, ये भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाई थी। इंटरनेट एक्सेस में जो है ये भी चीज़ आती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनको भी प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये जो 6 सर्विसेज हैं, वायर्ड और वायरलेस, इनको भी आप लिख सकते हो, कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। और एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, WAP और W3 की फुल फॉर्म लिखनी है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है WAP, और WWW सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क लिखने हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क क्या होता है? डाटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, ये सभी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, सिंपल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 आपको लिखने थे, आप 2 यहाँ से लिख सकते हैं। ब्लॉग क्या होता है और 2 ऑनलाइन ब्लॉग। ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट, रटी हुई वही डेफिनेशन, यूज्ड बाय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर्स, विच इज यूज्ड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स, एंड इट इज लाइक एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी। 2 ऑनलाइन ब्लॉग्स के नाम बताने, कुछ भी लिख दो, ब्लॉगर लिख दो, ब्लॉगर लिख दो, वर्डप्रेस लिख दो, और blog.com लिख दो, है ना, ठीक है। तो क्या है, हाँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, ब्लॉग सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी, सिंपल टू यूज। एडवांटेजेस क्या है? क्रिएटेड फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश द कंटेंट वेयर। ये क्या क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या दे रखा है? क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या दे रखा है? गलत दे रखा है भाई, इसमें कुछ मिस्टेक है। MCQ सारे सही थे, टेंशन की बात नहीं है। अभी तक सारे क्वेश्चंस मैं सही कराता हुआ ही आया हूँ, इसमें सारे क्वेश्चंस सही कराता हुआ ही आया हूँ, बस ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया यहाँ पे। तो 2 ऑनलाइन ब्लॉग, उसमें लिख दिया है ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का एग्जाम्पल, सॉरी, एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, जो कि नहीं पूछा गया है यहाँ पे, पूछा गया 2 ऑनलाइन ब्लॉग। तो 2 ऑनलाइन ब्लॉग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे 2 ऑनलाइन ब्लॉग? blogger.com, blog.com, Weebly, WWBLY, और ब्लॉग सम करके भी होता है एक वर्डप्रेस, मोस्ट फेमस हमारे सिलेबस में है वर्डप्रेस.com। वर्डप्रेस और ब्लॉगर को जरूर याद रखना, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉगसम, वीबली, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम्पल से ऑनलाइन ब्लॉग्स के। डिफाइन दी फॉलोइंग, ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सॉर्टिंग क्या होता है? डाटा को सेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर क्या आता है कि आपकी जो टेबल है, अब इससे आप क्या समझाऊं, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आता है 2 टेबल्स आपने डाटाबेस के अंदर रिलेट कर दिए, कनेक्ट कर दिए, तो अगर आप कुछ भी डाटा का मॉडिफिकेशन करते हो तो एक टेबल में, तो दूसरी टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप ऐसे ही किसी भी डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज होता है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में ऑल दी कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट टेबल आर रिलेटेड टू ऑल दी कॉलम्स ऑफ द सेकंड टेबल, ठीक है। और फॉरेन की और मैनी टू मैनी में जो है किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम नहीं होता है। फॉरेन की क्या होती है? एक टेबल की प्राइमरी की रिलेटेड टेबल में फॉरेन की काम करती है। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर होता है खत्म 50 नंबर का, और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सारे वन शॉट देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, नोट्स अच्छे से पढ़ लेना मेरे वाले ही, ठीक है। और फिर मिलते हैं, फिर क्वेश्चंस वाली वीडियोस भी जरूर आप ट्राई करना एक बार, है ना। सारे के सारे आपको ये सारे MCQs मिल जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चंस और MCQs आपको
वन शॉट वीडियोस में तो मैंने लास्ट में केवल क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्यूशंस की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है उनकी। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद।